दोस्तों फार्मा होलसेल के डिजिटल कोर्स के 5th मॉड्यूल में शॉर्ट वीडियोस के 5th मॉड्यूल में आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता है जब आपने डिजिटल कोर्स की प्लेलिस्ट देखी होगी तब हमने स्टार्ट किया था कि कैसे चैलेंजेस मतलब क्या चैलेंजेस होती है फार्मा होलसेल स्टार्ट करने के लिए, फिर कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, लोकेशन किस तरीके से रहना चाहिए, आपको स्टार्ट करने के लिए कितने होलसेल ये किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, फिर एलोपैथिक जेनेरिक के बारे में इन डिटेल बताया, फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सर्जिकल एफएमसीजी के बारे में डिटेल में बताया। तो ये तो आपको पता चल गया है कि अब स्टार्ट किस तरीके से करना है। तो यही मकसद नहीं है हमारे डिजिटल कोर्स का कि आपको सिर्फ स्टार्ट करके देना, तो आगे जाके आप एक सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारी स्किल्स ज़रूरी है, बहुत चीज़ें आपको चैलेंजेस में आती है, तो इसको किस तरीके से ओवरकम करना है। तो आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे आपको यहाँ पे सिर्फ होलसेल स्टार्ट करना मतलब सिर्फ होलसेल कितने सालों तक करना है, लाइफ टाइम आप होलसेल करना है, ये मेरा एम नहीं है। अब मुझे हमेशा यही लगता है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 5 साल के बाद 10 साल के बाद उसमें नेक्स्ट लेवल पे जाओ और बिजनेस एक्सपांड करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे। इस तरीके से हमारे फार्मा इंडस्ट्री में जितनी अपॉर्चुनिटीज है उतनी आप सारी ग्रैब करने की कोशिश करो। तो इसके लिए पहले तो आपको लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, तो इस मॉडल में वही बात देखेंगे लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या होना चाहिए फार्मा होलसेल में। इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेज कैसे करेंगे, इंक्रीज करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट, आपके फार्मा होलसेल में क्रेडिट तो देना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकल्स में, तो ये किस तरीके से मैनेज करना है। आपको बिजनेस को डुबाना भी नहीं है, उसको ग्रोथ भी लेके जाना है और साथ में क्रेडिट भी देना है, तो वो किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, इसके सारे डिटेल्स हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल के बारे में जानते हैं, तब मैं आपको बता देता हूँ ये एक फार्मा होलसेल अब स्टार्ट करते हो तो स्टेबल लेवल पे कब जाते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में 4 या 5 हज़ार रिटेलर्स हैं, तो आप उन सारे रिटेलर्स पे पहुंच जाओगे और हर एक रिटेलर की रोज की ऑर्डर एटलीस्ट 100 रुपीज़ की आपकी होनी चाहिए। हर एक की नहीं पॉसिबल तो ठीक है, लगभग 80% रिटेलर्स आपसे रोज ऑर्डर लेते होंगे, तो तब आप एक स्टेबल लेवल पे पहुंच जाते हो। जब आपको इस तरीके से सारी मतलब मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई सारी अप्लाई करते तो वो अप्लाई करके आप ये पॉसिबल कर सकते हो। तो ये एक स्टेज पे आप गए, उसके बाद क्या होता है कि एक कंफर्ट जोन आता है, और ये पॉसिबल भी होता है कि बहुत सारे होलसेलर्स इस तरीके से उन्होंने मैनेज की होती है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनके पास कंपनीज होती है, उनके पास ढेर सारा स्टॉक होता है, उनके पास फाइनेंशियल्स भी होते हैं और उनके पास रिटेलर्स तक ऑर्डर पहुंचने के लिए बहुत अच्छी मैनेजमेंट सिस्टम होती है, साथ में ऑर्डर्स की भी मैनेजमेंट अच्छी होती है। तो मतलब सारे अच्छी तरीके से चलता रहता है और आप उससे मैनेजमेंट और रिलेशनशिप जो रिटेलर्स की होती है वो दिन ब दिन और स्ट्रांग होती जाती है। इसके लिए यहाँ पे बिजनेस सेट होता नजर आता है। तो ये क्या करते हैं कि दूसरी जनरेशन को वही बिजनेस देते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप आगे जाके और भी कुछ कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल में पहला है रिटेलर के यहाँ अगर आप ऑर्डर के लिए जाते और आपके पास मान लीजिए जेनेरिक्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ से आते हैं, मतलब क्या है आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, वहाँ पे जेनेरिक के होलसेल के सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है कि वहाँ पे और कौन से प्रोडक्ट जाते, एलोपैथिक जाते कौन से एलोपैथिक जाते, सर्जिकल जाते कौन से जाते, आयुर्वेदिक जाते कौन से जाते। तो आप कर सकते हैं कि 100% कर सकते हैं। जेनरिक है तो आप एलोपैथिक भी कर सकते हैं, सर्जिकल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, ओटीसी ब्रांड्स भी कर सकते हैं। तो आपको एक्सपांड करना है बिजनेस। अब बिजनेस एक्सपांड करना मतलब इतना इजी नहीं है, क्योंकि सारी मैनेजमेंट जितने आपने जेनरिक में लगाए उतने ही आपको दूसरे बिजनेस में भी लगानी होगी। लेकिन यस यहाँ पे ऑर्डर जनरेट हो सकती है। एक जेनरिक स्टोर पे आप रेगुलरली ऑर्डर देते तो वहाँ पे सर्जिकल्स भी अच्छे खासे जाते, तो 101% आपसे वो लेंगे, क्योंकि आपसे ऑलरेडी रिलेशन बना हुआ है। नए डिस्ट्रीब्यूटर से लेने से अच्छा है कि आपसे रिलेशन बना हुआ है, आप प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, सर्विस भी अच्छे देते हैं, ट्रस्ट है आप पे, और पेमेंट की कोई दिक्कत वहाँ उस रिटेलर से नहीं है तो आपको भी देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे ही रिटेलर से ऑर्डर बढ़ते जाते, तो आप एक शिफ्ट कीजिए बिजनेस टू बिजनेस। देखिए आप बिजनेस से बाहर नहीं जा रहे, वो बिजनेस चालू है जेनरिक का, आप सर्जिकल करेंगे।
एलोपैथिक कर रहे हैं जेनरिक भी करेंगे, जेनरिक कर रहे हैं सर्जिकल ओटीसी करेंगे। आयुर्वेदिक के लिए तो ड्रग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं रहती, तो वो भी कर सकते, लेकिन सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। धीरे 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 एक एक स्टेप लेके जाइए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि जो पहले जेनरिक करते थे, फिर सर्जिकल स्टार्ट कर लिया, फिर ओटीसी, आयुर्वेदिक, ये चारों होलसेलशिप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं और उसमें अब अच्छी एक लेवल पे जाके स्टेबल हो चुके। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, आप ये पॉसिबल हो सकता है। कुछ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म विजन ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये लॉन्ग टर्म विजन में, लॉन्ग टर्म गोल्स में पहला तो आपको एक्सपांड करना है बिजनेस। एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी जेनरिक में होलसेल है या फिर आपका एलोपैथिक भी है। तो एलोपैथिक में क्या होता है कि एलोपैथिक में एक कंपनी बहुत अच्छी जाती है एक एरियाज में, ठीक है। तो उस एरिया में वो डॉक्टर वहाँ पे जो, अगर आपने उस रिटेलर से अच्छे रिलेशन होंगे तो वो बता देगा कि उसके यहाँ दूसरे ब्रांड्स भी जाते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं ऑर्डर आती। बहुत बार ऐसा होता है कि कई काउंटर है ना, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहाँ पे डॉक्टर को एक्टिविटी करती है और वो डॉक्टर उसी के प्रोडक्ट लिखते हैं, इसलिए बहुत सारे होलसेलर्स को ऑर्डर नहीं जाती। तो होलसेलर्स आपसे पूछते क्यों नहीं ऑर्डर आ रहे भाई, तो वो बोलता है कि मेरे पास मोनोपोली प्रोडक्ट जाते और वो तो आपके पास है ही नहीं, इसलिए आपके पास ऑर्डर नहीं आती। इस तरीके से काउंटर आप ढूंढिए, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर कौन कौन से थर्ड पार्टी पीसीडी फार्मा के प्रोडक्ट लिखते हैं और आप खुद भी एक कंपनी लेके आ सकते हैं मार्केट में। लेकिन ये यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आपका खुद का एजेंसी का नाम वहाँ पे आना नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सारी जगह से कमा रहा है, इसके लिए ऐसा होता है कि एक इमेज अच्छी रहनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे आपको सभी आपका ही मार्केट हो, ऐसी आपकी इमेज नहीं बननी चाहिए। इसके लिए आप दूसरे फर्म का नाम दूसरा रखो और मैनेजमेंट भी दूसरे को दिया तो चलेगा, आप मैनेजमेंट करोगे ठीक है, लेकिन नाम थोड़ा सा अलग रखो। यहाँ पे एक मार्केटिंग टीम अच्छी रखो, मैनेजमेंट टीम अच्छी रखो, डॉक्टर्स कॉल इफेक्टिव होनी चाहिए और वहां से ऑर्डर जनरेट होनी चाहिए। मॉलिक्यूल बहुत जरूरी है यहाँ पे, कौन सा मॉलिक्यूल, कौन से डॉक्टर, क्या रेट से लाएंगे आप, क्या स्कीम दे देंगे, एक्टिविटी करनी है तो वो किस तरीके से होगी, लीगल एक्टिविटीज। सो ये आप मैनेज करेंगे तो बहुत एक्सपांड हो जाएगा बिजनेस। और एक तरीका है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोल चुका। अगर आपको मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या लगेगा, इसके बारे में डिटेल मैंने वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके बन गए। अब आपको कंट्री ढूंढनी है और बायर ढूंढना। बायर ढूंढना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। अगर ट्रस्टेड बायर ढूंढना है तो आपको उस कंट्री में विजिट करनी चाहिए या फिर उसके एम्बेसी से कांटेक्ट करना चाहिए या फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए। बहुत सारे वेज है बायर्स ढूंढने में, B2B बिजनेस भी आपको हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपको बायर्स ढूंढने और बायर ढूंढने के बाद उस कंपनी में ज़रूरत क्या है, किस मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, वो कंपनी उस मॉलिक्यूल के आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। हर एक कंट्री के लेजिस्लेशंस अलग रहते हैं एक्सपोर्ट के लिए, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। और अगर ये आपके डॉक्यूमेंटेशन पास हो गए, उसको अप्रूवल मिल गया उस कंट्री में, तो उसके बाद, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसकी ये अप्रूवल देती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अगर अप्रूवल मिल गए तो आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है, रेट फाइनलाइज हो गए तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत ये है कि इस सारे प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग है और ये 101% होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बिकॉज यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चर। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर हो गए तो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप थर्ड पार्टी से कर रहे हैं या होलसेलर है आप और वो कंपनी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके हाथ में नहीं रहती उसकी क्वालिटी, कोई दिक्कत आती है, कोई सर्टिफिकेशन बचता है तो उसके लिए आपको फिर से वो A to Z वाली सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ती है। इसके लिए थोड़ा स्ट्रैटेजी से, प्लान से ये सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन पॉसिबल है। एक्सपोर्ट, फिर गवर्नमेंट टेंडर्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टेंडर में एज यू ऑलरेडी नोट्स कनेक्शन लगता है, टेंडर्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी होता है, रेट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और कनेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के टेंडर पास होते कनेक्शन रेफरेंस की वजह से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं देन इट इज़ आल्सो पॉसिबल, गवर्नमेंट टेंडर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि ये किस तरीके से आप ग्रो, लॉन्ग टर्म गोल कर सकते हैं। प्रॉफिट मैनेजमेंट आपका प्रॉफिट कितना होगा, 10% एवरेज ऑन एन एवरेज प्रॉफिट। जेनरिक में मैंने बताया कि आप प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक में प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते लेकिन टर्नओवर बढ़ा सकते हैं।
कुछ स्कीम आ गई कुछ प्रोडक्ट को, तो वो स्कीम में बल्क परचेस कीजिए और सारे लोगों को, सारे रिटेलर्स को दीजिए, रिटेलर से ऑर्डर ज़्यादा आएगी। सर्जिकल्स में भी ऐसा है, सर्जिकल्स में भी रेट मैटर करता है, बहुत सारी कंपनीज को रेट वेरी होते हैं। अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट से डायरेक्ट लेते हैं तो रेट अच्छा मिलेगा, वो रेट आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं हॉस्पिटल्स को, रिटेलर्स को। तो उस तरीके से आप टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए जेनेरिक में और सर्जिकल में स्कोप है, लेकिन बाकी चीज़ों में आप टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको शुरुआत में खुद के जो पैसे वही लगाने, दूसरे के जो साथ में जो लोग हैं और मतलब बहुत नज़दीकी लोग हैं वहाँ से पैसे आप ले सकते, लेकिन थोड़ा रिटर्न करने में टाइम लगता है। लोन की बात की जाए तो दो तरीके के लोन होते हैं, एक बिजनेस लोन होता है, मॉर्टरेज लोन होता है, और एक नॉन मॉर्टरेज लोन होता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने, लेकिन पहले तो ये है कि आपका प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए। सिर्फ आप होलसेल कर रहे हैं उसके लिए लोन ले रखा है, ऐसा मत कीजिए। अगर इन्वेंटरी ज़्यादा लगती है, उसकी गारंटी कि वो जाने वाली है, उसके पैसे आने वाले हैं, ट्रस्टेड सारी चीज़ें होती है, तब भी आप ये लोन की प्रोसेस में जाइए। और लोन अगर लेते हैं तो उसकी मतलब वो EMI की वो मैनेजमेंट भी आपके पास होनी चाहिए कि इतने दिनों में आपका वो लोन बुक क्लियर हो जाएगा। तो ये होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट की भी बात की। अब क्रेडिट मैनेजमेंट। अब क्रेडिट मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से क्रेडिट आप लो कर सकते हैं। पहले तो आप कैश बिलिंग हाईएस्ट कीजिए। इसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अगर अच्छी हो तो लोग आपसे क्रेडिट नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपके यहाँ सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दूसरा ये है कि कैश डिस्काउंट अगर ज़्यादा देते हैं, अगर वो लोगों को बोलते हैं कि क्रेडिट देने से आप कैश डिस्काउंट ज़्यादा लीजिए, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो लोग यहाँ से ले लेंगे। देखिए बहुत सारे तरीके के रिटेलर होते हैं। एक रिटेलर वो होता है जो अच्छे रेट देखता है। दूसरे लोग ये होते हैं कि सिर्फ क्रेडिट पे फोकस रहता है, उसको डिस्काउंट ना मिले, भले 0 डिस्काउंट मिले, लेकिन उसको क्रेडिट चाहिए। तीसरे लोग ये होते हैं कि वो बोलते हैं कि क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन क्रेडिट वो देते नहीं है, टाइम पे नहीं देते, 1 महीना 2 महीना लगाते। तो इस तरीके से लोगों से किस तरीके से डील की जाए। तो अगर आपको पास क्रेडिट लेते हैं तो 21 डेज का मैक्सिमम क्रेडिट दीजिए, उससे आगे मत दीजिए। और हाईएस्ट क्रेडिट अगर देना है, बड़ी ऑर्डर है, 48 डेज का क्रेडिट, उससे आगे क्रेडिट देना ही नहीं है। और अगर फिर भी वहाँ पे पैसा आपका अटक जाता है तो आपके पास लॉक का ऑप्शन रहता है, पार्टी लॉक, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है। लेकिन इसके लिए आपका शॉप मार्केट में होना जरूरी है। अगर किसी पार्टी ने, मतलब किसी भी रिटेलर ने पेमेंट नहीं दिया, तो आपके एसोसिएशन में आप बोल सकते हैं, और वहाँ पे परचेज जो करते हैं, मतलब वो पार्टी है ना, वो लॉक हो जाएगी। किसी भी होलसेलर तक उसका बिल नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके किसके पैसे देने उसको बाकी है। तब उसको अगर मालूम होगा तो वो दे देगा और फिर से पार्टी अनलॉक कर देगा, क्योंकि रेगुलर परचेस तो होता है, परचेस बंद होने से धंधा ही बंद हो जाएगा। इस तरीके से यूनियन आपका काम करेगी। तो या फिर आप ये तो जेनेरिक में और सर्जिकल में थोड़ा इश्यू आता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्रेडिट देना। क्रेडिट अगर देना है तो PDC चेक लीजिए, और PDC चेक लेने के बाद अगर बाउंस चार्ज भी हाईएस्ट लगाइए। 500 600 ऐसे ऑलरेडी बाउंस चार्जेस होते, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, ये बहुत ही ज़रूरी थी आपके बिजनेस रन होने के लिए। आई होप ये सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करेंगे। और ये सारी मैंने जो चीज़ें बताई वो सिर्फ 10% है, बाकी मोर देन 90% मैंने हमारे डिजिटल कोर्स जो फार्मा होलसेल पे, वहाँ पे बताइए। उसके बारे में डिटेल में जाना है तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो मैंने दिया है, वो वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। ये कोर्स पेड है, इसकी फीस है 1499। ऊपर मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो वो आपके ईमेल आईडी पे सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे। लगभग 10 मॉड्यूल है, 10 अलग अलग सब्जेक्ट पे मैंने बोला, ये 5th है, और भी 5 मॉड्यूल के शॉर्ट वीडियो जल्दी आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।